नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडियन एयरफोर्स के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। अपनी दमदार ताकत से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाला राफेल अब हिंदुस्तान की धरती पर लैंड कर चुका है। अंबाला एयरबेस पर जैसे ही 5 फाइटर प्लेन्स राफेल ने टच डाउन किया, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने ग्रैंड वेलकम किया। राफेल के हिंदुस्तान पहुंचने की खुशी का इजहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के सैनिक इतिहास में ये एक नए युग की शुरुआत है। राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव च, नभ स्पृशम दीप्तम। स्वागतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइटर प्लेन राफेल के हिंदुस्तान पहुंचने पर इन्हीं शब्दों से स्वागत किया। अंबाला एयरबेस पर राफेल की लैंडिंग होते ही देश की वायुसेना की नई आन बान शान फाइटर प्लेन राफेल को वाटर सैल्यूट दिया गया, यानी पानी की बौछार से राफेल का ग्रैंड वेलकम किया गया। यह वायुसेना का पुराना ट्रेडिशन है, जिसे फाइटर जेट्स के आने पर हर बार फॉलो किया जाता है। इसे सैल्यूट ऑफ सक्सेस बोलते हैं कि देखो हम जीत कर आए हैं। इससे पहले फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों ने भारतीय सरजमी को छुआ। अंबाला एयरबेस पर ये लड़ाकू विमान लैंड हुए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी अंबाला एयरबेस पर मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल विमानों का भारत आना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ से राफेल विमानों की उड़ान की पहली तस्वीर जारी की गई। इन 5 राफेल विमानों की सुरक्षा के लिए 2 सुखोई विमान भी साथ उड़ रहे थे। इन विमानों ने हवा में विक्ट्री साइन भी बनाया। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला राफेल फ्रांस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत पहुंचे। राफेल की टुकड़ी UAE से अल-धाफा एयरबेस से उड़ान भरने के बाद पश्चिमी अरब सागर में तैनात नौसेना की युद्धपोत INS कोलकाता से संपर्क स्थापित किया। इस दौरान राफेल के एरो लीडर और INS कोलकाता के बीच बातचीत हुई। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. भारतीय वायुसेना के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। अंबाला में राफेल फाइटर जेट्स की पहली स्क्वाड्रन तैनात है। 17वीं नंबर की इस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज नाम दिया गया है। इस स्क्वाड्रन में 18 राफेल लड़ाकू विमान होंगे, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स। राफेल विमानों की दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात की जाएगी। दोनों स्क्वाड्रन में 18 राफेल विमान होंगे। 24,500 किलोग्राम वजन वाला राफेल एयरक्राफ्ट 9,500 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। राफेल एक ऐसा फाइटर प्लेन है जिसका जवाब ना तो चीन के पास है, ना ही पाकिस्तान के पास ऐसा कोई फाइटर प्लेन है। यह गेम चेंजर साबित होगा। राफेल से एयरफोर्स की कॉम्बैट क्षमता बढ़ेगी। एयरफोर्स में और भी रडार हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, लेकिन राफेल इनके बीच में काम करेगा, इनके साथ काम करेगा। राफेल में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके हथियार खास तौर पर काफी अच्छे हैं। ये राफेल है कि अगर कोई रडार इसे पिकअप करना चाहता है तो उसे जाम किया जा सकता है। इसमें अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लगे हैं, कोई मिसाइल फायर नहीं कर सकता। राफेल की यही ताकत अब हिंदुस्तान के आसमान की पहरेदारी करेगी।
राफेल का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन बहुत से लोगों को इंतजार है उनके चहेते सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री सुलझने का। सुशांत केस में अब जांच का फोकस उनकी गर्लफ्रेंड रिया पर है। पटना में रिया पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पटना पुलिस की टीम दिन भर मुंबई में सबूत तलाशने में जुटी रही, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हुई है। इस बीच रिया सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। क्या रिया को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है? सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी आज दो बड़ी बातें हुई। पहली बात यह कि पटना पुलिस की टीम मुंबई में रिया के खिलाफ सबूत खंगाल रही है। दूसरी बात यह कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिया चाहती हैं कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले की सुनवाई मुंबई में ही हो, पटना में ना हो। पटना पुलिस की टीम सुबह से मुंबई में घूम रही है। इस टीम को पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा लीड कर रहे हैं। उपेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ आज बांद्रा में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे। काफी देर तक उन्होंने सुशांत केस के बारे में जानकारी ली। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की रिपोर्ट बांद्रा में ही दर्ज हो गई थी। नगर थाना में एक केस की गई है जिसमें हमारे विक्टिम है के सिंह। उनके साथ जो चीटिंग हुई है, हम उस केस का अनुसंधान करने के लिए आए हैं। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। आपने सुना, पटना पुलिस साफ कह रही है कि उसके कंप्लेनेंट यानी सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उनका फोकस उसकी जांच करना है। इंडिया टीवी को खबर मिली है कि मुंबई में पटना पुलिस की जांच के 3 डायमेंशन है। जांच का पहला बिंदु है सुशांत का अकाउंट, जिसमें साल भर में 15 करोड़ ट्रांसफर हुए। दूसरा बिंदु है सुशांत का दिमागी इलाज किन हालात में शुरू हुआ। जांच का तीसरा बिंदु है क्या सुशांत के सुसाइड में रिया या उसके परिवार की कोई भूमिका है। सुशांत सुसाइड केस में रिया को कहीं ना कहीं इस मामले में अब अपनी गिरफ्तारी का डर है। कैसे, इसे रिया के 2 एक्शन से समझिए। पटना पुलिस के मुंबई पहुंचते ही रिया ने अपने वकील आनंदिनी फर्नांडीज को घर बुलाकर आगे की रणनीति पर बात की। अब रिया की तरफ से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। उन्होंने अपने केस की पैरवी के लिए सीनियर वकील सतीश मान शिंदे को नियुक्त किया है। दूसरी तरफ सुशांत की पिता के वकील ने खुलकर कहा है कि सुशांत की सुसाइड के पीछे सीधे रिया ही जिम्मेदार है। जिसके पास उसकी सारी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो जानती है उसको क्या दवाई खानी है, और जो मालूम है कि उस पर पूरा डिपेंडेंट आज के दिन हो गया है, उसको छोड़ करके वो चली गई ब्लॉक करके। और उसी के बाद दिशा सल्यान उसकी सेक्रेटरीज ने रखवाई थी, उसका सुसाइड हो गया। तो कई चीज से बहुत एंग्जाइटी उसकी बढ़ती चली गई, और जो बढ़ती चली गई वो अल्टीमेटली सुसाइड पे उसका अंजाम मिला, और उसके लिए क्लियरली रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। मुंबई में पटना पुलिस की जांच इसी तरफ है। हालांकि पटना पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से खुलकर बच रही है। पटना के एसपी कह रहे हैं कि अभी सिर्फ शुरुआती जांच की जा रही है, आगे जैसे जैसे सबूत मिलेंगे आगे बढ़ेंगे। बहुत बेसिक स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। जब बेसिक स्टेज इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत प्रिलिमिनरी फैक्ट की हम लोग इंक्वायरी करते हैं, तो वो भी बहुत प्रिलिमिनरी फैक्ट इंक्वायरी हो रही है। बाद में आगे चल के इन्वेस्टिगेशन एक दिशा पकड़ेगा। अच्छा, क्या जो रिया ने बयान दिया था अब तक, उसकी कॉपी आप लेना चाहेंगे? चूंकि जाहिर है उसके आधार पर आपको आगे जांच में मदद मिलेगी। जो केस डायरी हुई होगी वो आप लोग मांग रहे होंगे? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, अभी ऐसा कहना उचित भी नहीं होगा, और बहुत बेसिक स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। पटना पुलिस का यह बयान और मुंबई में आज पटना पुलिस की टीम का एक्शन ऐसा है जिससे यह साफ लग रहा है कि सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर वो मुंबई पुलिस को फिलहाल नहीं सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस रिया का बयान दर्ज करेगी, फिर सुशांत की बहन के साथ सुशांत के उस फ्लैट तक जाएगी जहां 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। सुशांत के अकाउंट से क्रेडिट और डेबिट की जांच होनी है, जिसके बाद आगे का एक्शन तय होगा। आज से 7वें दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिला पूजन होगा। तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। इतने बड़े मौके के लिए, उस ऐतिहासिक क्षण को बिल्कुल सुरक्षित संपन्न कराने के लिए यूपी पुलिस ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं, हमने ये सीधा सवाल यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा।
की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वीवीआईपी अतिथि शामिल होंगे। लिहाजा अयोध्या की सुरक्षा को लेकर क्या विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं? इंडिया टीवी की रिपोर्टर रुचि कुमार ने सीधा सवाल उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी प्रशांत कुमार से बात की, क्योंकि इस ऐतिहासिक दिन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। जब आयोजन होते हैं और वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो अलर्टनेस रहता ही है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह का आयोजन 5 तारीख को प्रस्तावित है, उसके लिए सभी तरह के जो पहलू हैं उसको पुलिस मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारियां कर रही हैं और हमारी स्ट्राइकिंग रिजर्व और हमारे जो स्पेशलिस्ट फोर्सेस हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने वहाँ अभी से लगाया है और जो सुरक्षा के जो सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रुचि कुमार ने एडीजी प्रशांत कुमार से 5 अगस्त को होने वाले भव्य समारोह पर आतंकवादी हमले के मंडराते साए को लेकर भी सवाल पूछा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी हमले की योजना तैयार की है। लश्कर और जैश के आतंकी इसके लिए ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। पहले से जो लेयर 3 लेयर सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, वो एक राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड सिक्योरिटी स्कीम के तहत ड्यूटियां लगाई जाती हैं और उसमें कोई कमी और बढ़ाने और घटाने का स्कोप स्थानीय स्तर पर नहीं रहता है। और जब अति विशिष्ट लोगों का और जो जिनका थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा होता है उनका आवागमन होता है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि हर एक चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कार्य करती है और जो भी हम व्यवस्था करेंगे हम अभेद और अचूक सुरक्षा व्यवस्थाएं करने का हमारा प्रयास है और उसके लिए हम लोग सक्षम भी हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद अयोध्या में विशेष सुरक्षा दल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी नेता एलके आडवाणी के साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी यहां आने की बात कही जा रही है। ऐसे में आतंकी हमले की खबर से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। लेकिन पुलिस के लिए सुरक्षा के साथ कोरोना काल में हो रहे मंदिर का भूमि पूजन को सुरक्षित माहौल में संपन्न करवाना भी बड़ी चुनौती है। पुलिस ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं, सुनिए उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने क्या कहा। कोविड के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश और निर्देश हैं, इसका पूर्ण रूप से अनुपालन कराया जाएगा और मुझे जितने लोगों को परमिशन होगी उतने ही लोग वहाँ परमिटेड होंगे और लोगों के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं उस हिस्टोरिक मोमेंट को देखने की स्थानीय प्रशासन के द्वारा अवश्य कराई जाएंगी, ताकि इस हिस्टोरिक ओकेजन को लोग देख लें, लाइव देख लें और जगह जगहों पे वैसी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन कराएगा। लेकिन जहां कार्यक्रम होगा वहां केवल वैसे लोग ही जा सकेंगे जिनके पास अनुमति होगी और जिनके पास होगा। आराध्य राम का काज बिना किसी बाधा क्लेश के साथ हो, इसके लिए यूपी पुलिस बेहद चौकस है। लेकिन अब देखना यह है कि कोरोना के सेफ्टी मानकों का 5 अगस्त को कितना ख्याल रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में शिला पूजन की तैयारी है, लेकिन राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी को फिर झटका लगा है। 19 दिन बाद भी मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। गवर्नर और सीएम के बीच की रस्साकशी में पायलट के 2 ट्वीट ने गहलोत को और परेशान कर दिया। राजस्थान की पूरे अपडेट के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नोटिस पर नोटिस, प्रस्ताव पर प्रस्ताव, याचिका पर याचिका के बीच आज राजस्थान में गवर्नर वर्सेस सीएम का राउंड 2 होता दिखा। गवर्नर कलराज मिश्र ने पुरानी परंपरा को किनारे रखते हुए तीसरी बार कैबिनेट का प्रस्ताव वापस कर दिया। ये प्रस्ताव सत्र को लेकर था। सवाल यह है कि राजस्थान में हो क्या रहा है। सरकार 19 दिन से होटल में बंद है। पिछले 8 दिनों से विधानसभा के सत्र को लेकर रस्साकशी जारी है। पिछले 8 दिनों में 4 बार कैबिनेट की बैठक हुई है। पिछले 8 दिनों में हाई कोर्ट में 4 बार याचिका लगाई गई, 2 बार खारिज भी हो गई। लेकिन ना तो अभी तक सत्र को लेकर कुछ हुआ और ना ही आगे क्या होगा ये क्लियर हो पा रहा है। हुआ तो सिर्फ इतना कि गवर्नर ने सत्र का प्रस्ताव तीसरी बार लौटा दिया, वो प्रस्ताव जिसे लेकर खुद मुख्यमंत्री गहलोत चौथी बार राज्यपाल से मिले।
गए थे गवर्नर हाउस में, एक दिन सीएम साहब के सामने मिले थे हम गवर्नर साहब से, और लॉ हमने भी बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, आपने भी देखा है। कोई अधिकार नहीं है बार बार लौटाने का कि ये मीटिंग तो सत्र तो आउट होके रहेगा। कैबिनेट का कोई फैसला होता है, वो काम स्पीकर का होता है, बाकी का काम कि भाई किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था रखी जा सकती है, किस प्रकार से सिटिंग व्यवस्था हो सकती है, क्या वहाँ पर किस किस बिंदु के ऊपर बात की जा सकती है। और इस